बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत सर आप सभी का। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। आपने देखा उनका भाषण मध्य प्रदेश के धार में अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था और वहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादी रो रो कर अपना हाल बता रहे हैं। कल ही पाकिस्तान से लश्कर के एक आतंकवादी का कबूलनामा भी आया था जिसमें वो ये कबूल करता है कि भारत के हमले में हाफिज सईद का पूरा परिवार खत्म हो गया, लाशें टुकड़ों टुकड़ों में बट गई थी। आज प्रधानमंत्री का ऑपरेशन सिंदूर की बात करना और उसमें खास तौर पर बताना कि आतंकवादी खुद रो रो कर अपना हाल बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी वजह पाकिस्तान से बहुत सारे आ रहे बयान हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री, वहां का जो उप प्रधानमंत्री भी हैं इशाक डार, वो उन्होंने भी कुछ इंटरव्यू में बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की और इससे जो ट्रंप लगातार 40 बार कह चुके मैंने वॉर रुकवाई, उन सब बातों की भी कलई खुलती है क्योंकि पाकिस्तान को प्रधानमंत्री खुद कह रहा है ये हम तो चाहते थे बात करना और अमेरिका भी चाह रहा था कि भारत और पाकिस्तान से बात कर ले, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया। उसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जिस तरीके से यह बताया कि पाकिस्तान के आतंकवादी खुद अपनी जुबानी अपना हाल बता रहे हैं, तो आप पहले प्रधानमंत्री की बात सुनिए और फिर उन्होंने जिस बयान का जिक्र किया वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। प्रधानमंत्री ने जिस आतंकवादी के कबूलनामे का जिक्र किया, अब जरा उसके बारे में आपको बता दें। लश्कर तैयबा के आतंकवादी, और कुछ लोग बताते हैं कि यह नंबर 2 है इस वक्त लश्कर तैयबा का हिरार्की में, मसूद इलियास कश्मीरी। इसका काम है लोगों को ट्रेनिंग देना, नए नए लड़कों को रिक्रूट करना, हथियार चलाना सिखाना और उनको इंडोक्ट्रिनेट करना। इसका एक वीडियो सामने आया जिसमें यह बताता है कि 7 मई को भारतीय वायुसेना ने जब पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर तांडव मचाया, बम बरसाए, उसमें मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी था बहावलपुर में। और उसने बताया कि वहां मसूद अजहर के परिवार के लोग रेजा रेजा हो गए, मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए। यह पहला कबूलनामा किसी बड़े आतंकवादी का पाकिस्तान से आया था। आप सुनिए। कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए, सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। वैसे तो इस बार सेना ने भी सारे इंतजाम कर रखे थे, मतलब जहां जहां भी उन्होंने बॉम्बिंग की, बमबारी की, उसकी जहां तक मुमकिन हो कोई उसका वीडियो या फोटोग्राफ में प्रूफ वो हो। जब बॉम्ब ड्रॉप भी किए जा रहे थे तो आपने देखा कि उसका भी उसके भी कई जगह के वीडियोस जो थे वो थे। इंपैक्ट जब बम गिरा उस वक्त की भी वीडियोस इस बार सारी तैयारी के साथ भारतीय सेना और वायुसेना गई थी और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया था। अब वो भी है और अब तो आतंकवादी खुद बता रहा है, तो इस बार शायद इसलिए किसी को मौका नहीं मिला भारत में कहने का कि क्या किया, कहां जाकर के क्या नुकसान करके आया, जैसा पहले होता था। त्रिपाठी जी, आज प्रधानमंत्री उसका जिक्र कहने में तो कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी, लेकिन जरा सोचिए, हम देश के तौर पर एक बार इसको सोचें कि हमारे देश के विपक्षी नेताओं को संतुष्ट करने के लिए हमारी सेना को वीडियो प्रमाण देना पड़ता है। लेकिन इस तरह की स्थितियों में भी जो राजनीति में श्रेष्ठ स्थिति में है और बार बार लगता है कि ये वाली बार अब लगता है मोदी थोड़ा सा गड़बड़ा गया, तो
तो मोदी नहीं गड़बड़ाए, आज 75 वर्ष के हो गए। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, शतायु हो, स्वस्थ रहें और देश की जो एक, जिसको बार बार कहते हैं ना कि ये जो सब कुछ चलता वाली मानसिकता, उससे जो चेंज किया है और ऑपरेशन सिंदूर उसी सब कुछ चलता है वाली मानसिकता से हम जो चाहेंगे वो करेंगे वाली मानसिकता का प्रमाण है। अब वो जो आतंकवादी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसके तो अंग प्रत्यंग से चीत्कार निकल रहा है, वो तो बड़ा विचित्र सा सुनाई दे रहा है। लेकिन हमारे यहां उसके बाद भी लोग पूछ रहे थे कि हम तो आत्मसमर्पण कर गए, हम तो समर्पण कर गए, हमने तो सरेंडर कर दिया। अब तो वो भी नहीं बोलेंगे जिनके कहने से बार बार ये लोग उत्साहित हो रहे थे, खुश हो रहे थे। मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी की रक्षा नीति, विदेश नीति और हमारी सेनाओं के सैन्य शक्ति का शानदार प्रमाण है, जिसको आज प्रधानमंत्री धार में फिर से स्थापित कर। आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर अभी जो ये बातें हमने की हैं, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके का प्रहार पाकिस्तान पर भारत की सेना ने किया, रक्षा नीति के लिहाज से इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश में क्या बदला सर? देश की सोच में क्या बदला? नहीं, देखिए, रक्षा नीति की जहाँ तक बात है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी हर्षवर्धन कह रहे थे कि सब चलता है टाइप मामला, अब ये है कि रिस्पॉन्ड हम तुरंत कर रहे हैं। जिस हाथ ले उस हाथ दे भाई। जैसे उड़ी हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर आपका जो है उसके पहले वो कौन सा हुआ था जिसमें वो स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई जब, और तीसरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पुलवामा पे एयर स्ट्राइक हुई, उससे पहले पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई, उरी पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, बालाकोट और अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो ये है कि कोई अगर आतंकवादी हमला होता है तो उसका तुरंत जवाब हम देने में संकोच नहीं करते। और पहले ये होता था कि भाई सीमा पार करेंगे ना पार करें, अच्छा करें तो चुपचाप करके आ जाएं, उसका प्रचार न करें। अब यह है कि हम सीमा में, पहले मिलिट्री ऑप्शन लास्ट ऑप्शन होता था, मिलिट्री ऑप्शन लास्ट ऑप्शन होता था, कई बार पार भी करते थे तो उसको बताते नहीं थे सीमा। ऐसा नहीं है कि पहले पार नहीं किया, पार पहले भी किया है, लेकिन बताते नहीं थे कि भाई बताएंगे, फिर इस पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और संबंध बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। अब यह है कि पार भी करते हैं, बताते भी हैं और उसको ठोक के बताते हैं कि भाई हमने ऐसा किया, तो उसकी भी परवाह नहीं करते कि भाई दुनिया के दूसरे देश क्या कहेंगे या पड़ोसी क्या सोचेगा या पड़ोसी रिटेलेट करेगा, तो उसका जवाब भी दे दिया जाता है। तो दिया ना जवाब, जब वो बालाकोट के बाद रिटेलेट किया था पाकिस्तान ने तो हमने भी उसको खदेड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब जवाब दिया, उन्होंने रिटेलेट किया, पहले बता दिया कि भाई हमने आतंकवादी ठिकानों को मारा है, आपके सैन्य ठिकानों और नागरिक ठिकानों हमला नहीं किया। आतंकवाद के प्रति हमारी सहनशीलता नहीं है, ये क्लियर कर दिया गया है। जीरो टॉलरेंस जो बात है वो। अब ये तो हुई रक्षा नीति की बात, अब विदेश नीति की बात करते हैं। भारत की विदेश नीति को लेकर के जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल शुरू हुआ, तब से लोग कहते थे कि विदेश नीति का हमारा क्या होगा, इनको विदेश नीति का ज्ञान नहीं है। उस तब से आज 11वें वर्ष में जो शायद सबसे बड़ा संकट विदेश नीति के तौर पर भारत के सामने आया कि अमेरिका के साथ आपके संबंध खराब होने लगे। अमेरिका आप पर पेनल्टी, टैरिफ, सैंक्शन, उसको जो कहिए वो आपसे लगा रहा है, आप पर आपके दोस्त रूस से रिश्ते खत्म करने या कम करने का दबाव बना रहा है। और हद यह हो गई कि प्रधानमंत्री को ट्रंप फोन कर रहे थे, खबरों में आया कि 4 बार फोन किया, प्रधानमंत्री ने फोन नहीं उठाया। और आज खबर आई और एक खबर डोनाल्ड ट्रंप ने दी है कि उनकी और प्रधानमंत्री की फोन पर बात हुई है। आज प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप उनको विश करने वालों में सबसे पहले लोगों में से थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि जस्ट हैड अ वंडरफुल फोन कॉल विद माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसका मतलब ये बात कल रात को हो गई होगी। तो उन्होंने कहा मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी से मेरी फोन पर एक बहुत अच्छी बातचीत हुई और आगे देखिए, आई विश्ड हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ठीक है, ये तो ही इज डूइंग अ ट्रिमेंडस जॉब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर लिखते हैं नरेंद्र, अब वो आ गए नरेंद्र पर। जब प्रधानमंत्री ने कभी बराक ओबामा को बराक कह दिया था तो यहां बहुत लोगों को बड़ा अजीब लगा था। आज ट्रंप कह रहे हैं नरेंद्र, माय फ्रेंड नरेंद्र, फर्स्ट नेम पर आ गई ये बात। तो अब ये तो दोस्ती में ही होता है, जहां बहुत औपचारिकता नहीं होती वहीं ऐसा होता है। फिर वो लिखते हैं नरेंद्र, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। हम पर लगा रहे हो टैक्स कि हम तो वॉर मशीन को फंड कर रहे हैं रूस की, हमारी वजह से वो युद्ध चल रहा है। पीस, रोड टू पीस गोज फ्रॉम न्यू दिल्ली। और राष्ट्रपति हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं कि जंग रुकवाने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और फिर सुनिए प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप। कई महीनों के बाद यह फ्रेंड शब्द प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया। पिछला 2 ट्वीट याद कीजिए, उसमें भी ट्रंप ने कहा था माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी।
नरेंद्र मोदी ने माय फ्रेंड ट्रंप नहीं कहा था। यहां वो कहते हैं थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप, मतलब दोस्ती फिर से हो गई। फिर कहते हैं योर फोन कॉल एंड वार्म ग्रीटिंग्स ऑन माय बर्थडे, आई एम फुली कमिटेड टू टेकिंग द इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल पार्टनरशिप टू न्यू हाइट्स, वी सपोर्ट योर इनिशिएटिव टुवर्ड्स अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, आप जंग रुकवाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो हमको जंग रुकवाने के लिए बधाई दे रहे हैं, और वो प्रधानमंत्री उनको फ्रेंड कह रहे हैं और वो नरेंद्र कह रहे हैं। इसी में नोबल का भी रिकमेंड कर देते एक लाइन। ये तो सर कैसे दिन बदलता है, वक्त बदलता है सर, नजारा ही बदल गया, नज़ारा बदल गया। और ठीक है, ये पॉजिटिव ही है। हम लोग तो वैसे इस पर बार बार जोर दे रहे थे कि ये होना ही चाहिए अमेरिका और भारत के रिश्तों के बीच में, और फिर देर आए दुरुस्त आए, जैसे ट्रम्प साहब को समझ में आई ये बात। दोस्ती दोबारा हो गई सर, क्या लग रहा है? अभी तक तो देखो भारत की तरफ से तो दोस्ती पहले भी ऐसे नहीं टूटी थी, लेकिन वो ट्रम्प साहब नाराज थे। अब मैं पर्सनल बात कर रहा हूं सर, दोनों लीडर्स की। दोनों लीडर्स में मेरे ख्याल से बेहतर हुआ है। फिर से यदि आप कहें, यदि कुछ लोग इस पर भी नाराज हैं कि टूटी नहीं थी, वो तो ट्रम्प साहब तो कह रहे थे माय फ्रेंड माय टेरिफिक नरेंद्र मोदी, और ये, और जब नरेंद्रा पर वो आ गए कि नरेंद्र, तो इसका मतलब है कि एक दोस्ती के लेवल पर आप आ गए। डिप्लोमेसी में अनौपचारिक शब्दों कल की बातचीत वाकई अच्छी रही। और बर्थडे पर बातचीत हुई है तो एक नॉर्मल बातचीत होती है कि भाई बर्थडे पर विश कर रहे हैं। उनके पास पहला मौका इसलिए भी था क्योंकि हमारे यहाँ पर रात को 12 बजे से नहीं करते, उनके समय वहाँ पर दिन हो रहा है, तो इसलिए उनको पहले मौका मिला। और बेहतर बात है, इसको मैं ना अच्छा ही समझता हूँ कि यदि दोनों के बीच में रिश्ते बेहतर होते हैं। नहीं, ये मोदी जी को जो धन्यवाद दे रहे हैं नरेंद्र, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर। अब ये तो बताइए कि ये तो इतना बड़ा, मतलब अभी तो इस पर कोई बहस हो सकती है कि कौन सी एंड हो गई या नहीं हो गई, लेकिन एक बेटर वो रेस्पॉन्स के तौर पर कह रहे हैं। अभी तक तो खुद हमारी वॉर को रुकवा कर रहे थे 40 बार में, सीज फायर को करवा रहे थे। अच्छा, ट्रम्प जैसा आदमी क्रेडिट शेयर कर रहा है, क्रेडिट शेयर कर रहा है, हाँ, तो वो बड़ी बात है। मुझे लगता है कि वो इस रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं, यदि खत्म हुई है या थोड़ी सीज फायर हो गया था उसमें, तो उसको ठीक से कर रहे हैं, रीओपन कर रहे हैं। आखिरी बार बातचीत आप याद कीजिए जब मोदी जी G20 समिट से कनाडा से वापस लौट रहे थे, 17 जून। तो जून, जुलाई, अगस्त, अब 2.5 महीना हो गया। लेकिन वो बातचीत बंद करने जैसी बातचीत, हाँ, वो बातचीत एक नेगेटिव टोन वाली बातचीत थी। उसके बाद 2.5 महीने के बाद अब बात हो रही है, जिस बीच में ये भी हुआ कि मोदी जी ने ट्रंप के फोन नहीं उठाए। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी कल भी फोन नहीं उठाते। व्हाइट हाउस से मैसेज आ गया होगा कि सिर्फ आज बर्थडे का विश करना है, नो ट्रेड टॉक। जब ये कंफर्म हो गया होगा कि सिर्फ जन्मदिन की शुभकामनाएं के लिए फोन किया, तो प्रधानमंत्री मोदी कॉल पर आए होंगे, मुझे लगता है। और एक अच्छी शुरुआत है जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने जिस मतलब ऊर्जा से भरपूर उनका जो ट्वीट अगर आप देखेंगे तो गर्मजोशी से भरा हुआ ट्रंप का ट्वीट है इसके अंदर। और बता रहा है कि भाई कि जो पिछले समय से उन्होंने लगातार भारत के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए, आज पेनल्टी लगाई है, जिस तरीके से उनका रुख रहा है भारत को लेकर, अब उनको ये लग रहा है कि भाई अब पाकिस्तान कह चुका है कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर किसी तीसरी शक्ति के कारण नहीं हुआ है। तो अब ट्रंप को लग रहा होगा कि अब भाई मैं अभी तक कह रहा था, पाकिस्तान समर्थन कर रहा था, अब तो पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि भाई इसमें किसी तीसरे देश का दखल नहीं है। तो अब ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और फिर बर्थडे जैसा तो दिन बहुत अच्छा होता है, खराब संबंधों को ये सर क्लियर लग रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि ये ईगरनेस ट्रंप में है कि रिश्ते सुधारने? निश्चित रूप से। देखिए, 2-3 नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ट्रंप लगातार ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को अपना माय फ्रेंड कहकर बोल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने बहुत करीबी व्यक्ति को भारत में राजदूत बनाकर भेजा है, उनके जो विदेश मंत्री, उनके भी जो बयान अब जिस तरीके से आ रहे हैं, वो ट्रेड डील को लेकर वो जिस तरीके से बता रहे हैं कि भाई अभी पॉजिटिव होने वाला है, और फिर रूस यूक्रेन को युद्ध रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को उसकी क्रेडिट देना, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है इसके पीछे निश्चित रूप से। और ये सीधा सीधा बता रहा है कि अब ट्रंप ने हथियार डाल दिए हैं। अब वो कहते हैं ना, वो ट्रंप का सरेंडर हो गया है। मोदी शरणम गच्छामी। अब आप ये कह दिए कि भाई अब ट्रंप साहब मोदी साहब के सामने शरणागत हो गए हैं कि अब ट्रेड डील आपके हिसाब से होगी और भविष्य भी जो अमेरिका और भारत के देखिए, अभी इन्होंने पिछले ट्वीट में कहा था कि ट्रेड डील बढ़िया हो रही है, दोनों देशों के लोग बात कर रहे हैं वहां, तब भी माय फ्रेंड का, और अब वो टैरिफ की बात भी नहीं करते, नहीं सौरभ, मुझे लगता ना है तेल की बात करते हैं। टैरिफ के तो डेलीगेशन यहाँ पर इस समय भारत में आया हुआ है। एक सबसे, मतलब इसको कहें कि आसानी से आपको समझ में आए, कल तक जो कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमने मध्यस्थता कराई और भारत क्रेडिट नहीं दे रहा है, आज वो कह रहे हैं कि यूक्रेन में जो रशिया यूक्रेन में शांति हो रही है उसके लिए नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा, अगर आप कहें कोई पैरामीटर अगर आप सेट करें तो वो सबसे बड़ा है। इसका सीधा सा मतलब हुआ जो आप बार बार कह रहे हैं कि क्या पर्सनल लेवल पर, तो इसका मतलब
ट्रंप लौटकर 2016 से 20 में पहुंच गए हैं। यानी अब आगे यहां से जो बात होगी, हम लोग मान सकते हैं कि अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत सरपट जाने वाले हैं, बहुत तेज दौड़ने वाले हैं। मैं तो इसको और बड़ी बात मानता हूं, अगर पर्सनल रिश्तों में गर्माहट दोबारा लौट रही है विनोद जी, मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति है, जिस तरीके से भारत ने बताया भाई हमें नहीं समझ में आ रहा आपका व्यवहार और ये व्यवहार गलत है, और प्रधानमंत्री ने एक तरीके से इग्नोर किया ना उनको, बिल्कुल। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति को आप लाइन पर आना पड़ा। देखो, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और ट्रंप साहब हैं, तो वैसे भी अमेरिका, मैं उस शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा अमेरिका के लिए, लेकिन जिसको हमारे यहाँ कहा था ना कि सियासी चालाकी या धूर्तता शब्द जो है, वो मतलब घाघपना जो है, वो अमेरिका में बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। वो कब कहाँ कैसे बदलते हैं, ये अभी हमारे यहाँ एक कहावत है अवधि में कि बातन बतासा फोड़ रहे हो लाला, यानी बातों की आप तो बहुत अच्छी कर रहे हो, ठीक है, आपने अच्छी बात है, आपने प्रधानमंत्री को हमारे विश किया, आप दिखा रहे हो कि हाँ हम संबंध सुधारना चाहते हैं। सवाल ये है कि आपकी जो टीम आई हुई है वो किस तरह के ट्रेड डील करती है, और क्या जो टैरिफ आपने लगा रखा है 50%, 25+25, उसमें कितना कम है? उसमें पहले 25 तो पेनल्टी हटाई है पहले, वो 25 पे बाद में बात होगी। आपको लग रहा है कि उस तरफ बढ़ रहा है मामला? नहीं, बातों से तो लग रहा है, लेकिन एक्शन में कब आता है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए जब एक्शन में आ जाएगा उस दिन तो हम बिल्कुल कहेंगे कि ये सही बात है। मैं सहमत हूं आपसे। ये क्या मतलब ये प्रूफ पहला यही होगा? हाँ, प्रूफ पहला ये होगा, कम से कम जो पेनल्टी लगाई आपने, पेनल्टी हटाइए आप, बाकी 25% टर्न में उस पर बात होगी। तो वो जो आपने जबरदस्ती, एक तरफ आप कह रहे हो यूक्रेन के युद्ध में भारत मदद कर रहा है रुकवाने में, तो हटाइए पेनल्टी फिर। सही बात है, उसी के लिए तो पेनल्टी लगाई, उसी के पेनल्टी लगाई थी आपने, तो अपनी बात पे आप उसको एक्शन में बदलिए। विजय जी, बात तो सही है। उसका मैसेज ये दे दिया ना उन्होंने, जब वो कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन के में शांति का काम, मैं उसको युद्ध रुकवाना तो अभी नहीं मानता क्योंकि युद्ध तो रुका नहीं है, लेकिन शांति के लिए भारत प्रयास कर रहा है। और ये एक बिल्कुल कंट्रास्ट है कि एक तरफ आप सीज फायर के लिए भी क्रेडिट अपने आप ले रहे हो भारत और पाकिस्तान के बीच में, और दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच भारत को क्रेडिट दे रहे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप होता है, और इसका मैसेज यही है कि वो पेनल्टी तो आपकी हटी जाएगी, हटेगी। हाँ, और अभी ये जो ट्रेड डील के लिए लोग आए हुए हैं वो इस पर काम करेंगे, क्योंकि अब वो वहां पर तो ऐसे नहीं बोलेंगे ठीक है, जब ये बात होगी तो आगे आ जाएगी। नहीं, ये दोनों देशों की तरफ से जो बयान आए हैं, पॉजिटिव, ये बताएं कि वो कल की बातचीत बहुत सकारात्मक, बहुत सकारात्मक है। यूं भी समझिए ना, अब उन्होंने जिस वक्त ये लगाया तो धमकाते हुए लगाया था। अब ऐसा थोड़ी ना वो कहेंगे अच्छा आज हम धमकी वाला हटा ले रहे हैं, कल वो वाला हटाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब जिस दिन बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन हो जाएगा या फाइनलाइज हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि अब पिछले कई दिनों में अगर आपने नोटिस किया, ये नवारों को छोड़ दीजिए, वो तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, वो दाढ़ी वाले शख्स, वो देखे उनके बयान आपने? हाँ। वो हमारे यहाँ जैसे पीयूष गोयल है, उनके समकक्ष आप मानिए उनको, वो बार बार ये कह रहे हैं, और उससे ट्रंप की मजबूरी और जरूरत जाहिर होती है। उन्होंने अभी एक बयान दिया कि भारत कहता है कि हम 140 करोड़ का देश है, तो हमसे एक बोरी कॉर्न नहीं खरीद सकते हो, मक्का नहीं खरीद सकते हो, अगर इतना बड़ा आप देश हो और इतने सारे लोग हैं आप। तो ये है उनकी जरूरत। वो अपने, उनका जो वाइट फार्मर है उसका जो उत्पाद है उसको मार्केट दिलाना है। तो वही तो हमारे लिए सबसे बड़ी वही लड़ाई है उनकी। लड़ाई है कि हम अपने किसानों को मक्का खरीदेंगे, तुम्हारा मक्का खरीदेंगे भाई। हाँ। हमारे किसान क्या करेंगे? हम, समस्या तो वही, एग्रीकल्चर सेक्टर जो खुलवाना चाहते हैं हम नहीं खोल रहे हैं, लेकिन वो रेड लाइन भारत ने बना रखी है। अभी वो तो बना रखी है, प्रधानमंत्री जी ने खुल के कहा है कि इसके लिए चाहे मुझे व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मैं अपने किसानों के हितों में कोई समझौता नहीं करूंगा। तो भारत ने तो एक तरह से मैसेज दे दिया है। अभी ट्रंप साहब को और अमेरिका को सोचना है कि वो कितनी गुंजाइश दे करके, हाँ हो सकता है, मैं एक बताऊं आपको, जब समझौता होता है तो कुछ लेन देन होता है, हो सकता है कुछ चीजों में भारत उनको रिलैक्सेशन दे, कुछ माइनर वो होता है, वो करना पड़ेगा, वो डील है, डील में होता है कि भाई कुछ दीजिए कुछ लीजिए। लेकिन बड़े स्तर पर अगर वो चाहेंगे पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर भारत खोल दे तो वो मुमकिन नहीं लगता मुझे। और देखिए वो लोग, यही लोग, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, उनके कॉमर्स सेक्रेटरी, इनके ट्रेड से बाकी लोग क्या कह रहे थे कि भारत माफी मांगेगा और बातचीत की मेज पर आएगा, और यहाँ उल्टा दिखाई पड़ रहा है। ग्रेट फ्रेंड नरेंद्र, अभी तो उल्टा लग रहा है, ग्रेट फ्रेंड नरेंद्र हो गया, उल्टा हो गया। अब वो बातचीत पे आए, वो भारत आए बातचीत के लिए। कौन का जो है ना इंपोर्ट हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, वहां से हो सकता है। हाँ, अमेरिका से। अगर भारत को अमेरिका की शर्तों पर अगर ट्रेड करना होता तो 6 दौरे की बातचीत
की जरूरत नहीं पड़ती। और 7वीं बार जब अब आए हैं, भले वो 6 का हटा दो, तो अगर वो भारत अगर बातचीत कर रहे हैं तो ये तय है कि भारत ने बहुत स्पष्ट पहली बार ही कह दिया था कि भाई हमारे किसानों के हितों से हम समझौता नहीं करेंगे, हमारी डेयरी प्रोडक्ट को लेकर हम हितों का समझौता नहीं करेंगे, और ऐसा कोई भी हम आपकी बात नहीं मानेंगे जिससे भारत के किसी व्यवसायी हित या भारत के किसी बड़े वर्ग को नुकसान उठाना पड़ेगा, हम उसमें सहमत नहीं होंगे। और मुझे लग रहा है कि तमाम दबाव के बाद अब ट्रंप को समझ में आ गया है कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। तो अब भारत के साथ विन विन सिचुएशन में बिजनेस किया जाए, जिसमें भारत का हित होगा, भारत उसमें आपसे व्यवसाय करेगा, और अब भारत के टर्म्स के ऊपर आपको ज्यादा व्यवसाय करना पड़ेगा। खबरों में आइए बात करते हैं बिहार से जुड़ी कुछ खबरों की, और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको मैं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो एआई जनरेटेड एक वीडियो बनाया था, उस पर तंज कसा था नरेंद्र मोदी पर। उस वीडियो पर अब पटना हाईकोर्ट की फटकार भी लगी है और आदेश आया है, सख्त आदेश। हाईकोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म से कांग्रेस पार्टी ये वीडियो हटा दे। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। बिहार कांग्रेस ने अभी चंद दिनों पहले ही खास तौर पर एक्स पर, ट्विटर जिसको पहले हम कहते थे, उस पर ये वीडियो अपलोड किया था। इसको बीजेपी ने कहा था कि ये नरेंद्र मोदी की मां का दूसरी बार अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। पहले उनके मंच से गाली दी गई थी प्रधानमंत्री और उनकी स्वर्गीय मां को, और अब ये ऐसा वीडियो बनाया जिसमें वो महिला जो अब यहां नहीं है, उस महिला का एक काल्पनिक संवाद एआई से बना करके वो अपने बेटे को क्या कह रही है, ऐसा करके उन्होंने वीडियो डाला था। अब हाईकोर्ट में ये मामला पहुंचा और हाईकोर्ट ने कहा कि ये वीडियो तुरंत हटाया जाए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। कांग्रेस पार्टी को इस पर कोई खेद नहीं हुआ था। जब कहा गया कि कहा जा रहा है आपने अपमान एक बार फिर किया है मोदी जी की माता जी का, तो उन्होंने कहा इसमें कोई कौन सी अपमान की बात है, एक मां अपने बेटे को नसीहत दे रही है, हमने तो केवल ये दिखाया। इसके बाद हाईकोर्ट का ये कहना कि ये वीडियो जो है इसको हटाया जाना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत सख्त संदेश है और एक एम्बैरेसमेंट भी है। 10 सितंबर को ये एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किया गया था। वीडियो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को लेकर एक काल्पनिक संवाद था। बिहार के कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी की मां प्रधानमंत्री को सुनाती हैं, ताना देती हैं, और इस तरीके से उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कांग्रेस पार्टी ने कि प्राइम मिनिस्टर अपनी माता जी को कथित गाली दिए जाने का मुद्दा चुनाव में उठा रहे हैं, तो वो उनको चुनाव में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस तरीके से उस वीडियो को बनाया गया था। लेकिन अब सर हाईकोर्ट की आ गई, फटकार आ गई। तो मैंने तो उस दिन भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी की माता जी को या किसी की भी माता जी को, वो जीवित हो या ना हो, इस तरह के चुनाव प्रचार में घसीटना बिल्कुल अनुचित है, गलत है, और ये नहीं करना चाहिए। कौन दे रहा है ये सलाह सब कांग्रेस पार्टी? अब जो भी दे रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी सलाह दी है उसने, कहते हैं ना कि वो पैर कुल्हाड़ी पे मार रहा या कुल्हाड़ी पे पैर रख दिया, इस तरह का। भाई आप प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर, सरकार के फैसलों पर हमला करिए, अपने मुद्दे उठाइए, आपको जो अर्थव्यवस्था को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर, तमाम सारे मुद्दों पर जो कहना कहिए, लेकिन उसमें अच्छा वो मसला भी खत्म हो गया था। वो जो गाली वाला मसला था उस पर केस हो गया, पकड़ लिया गया, प्रधानमंत्री जी बोल लिए, बीजेपी ने बंद भी कर दिया, सब हो गया। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ गई थी। अब आपने फिर उसको वीडियो निकाल करके जो है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसकी कोई आवश्यकता थी। और उसके बाद उस पर तो एफआईआर भी हो गई है कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल को लेकर दिल्ली में किसी पुलिस स्टेशन पे, और दूसरा जो है दिल्ली में भी एफआईआर हुई, दिल्ली में हुई है, और पटना हाईकोर्ट का आज फैसला भी आ गया। 36 सेकंड का वीडियो था ये, जिसमें लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि एक तरह से ये है फैसला जरूर कांग्रेस के उसके खिलाफ है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों को इससे सबक लेना चाहिए कि कल को किसी और के माताजी पर या पिताजी पर या भाई पर या बाबा पर या किसी पर इस तरह का कोई एआई जनरेटेड वीडियो जारी करके उनका अपमान न किया जाए। भले हाईकोर्ट ने फैसला खाली एक संदर्भ में दिया है, लेकिन ये सबक सारे राजनीतिक दलों के लिए है कि प्रचार में आप इस तरह की ओछी हरकत का इस्तेमाल न करें। कम से कम परिवारों को बख्श दो, परिवारों को बख्श दो, सभी लोग। बिल्कुल। परिवार अगर राजनीति में होगा तो हो सकता है नहीं, उसकी राजनीति में हमला करो ना। मतलब राजनीति में लोग भाई, इसके जवाब में क्या कहा कांग्रेस ने कि मोदी जी भी तो नेहरू जवाहरलाल नेहरू, हाँ तो जवाहरलाल नेहरू राजनीति में थे, राजीव गांधी राजनीति में, सोनिया गांधी राजनीति में, हीराबेन थोड़ी राजनीति में थी। समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी जी की माँ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, उनकी माँ को आप राजनीति में घसीट रहे हो। अब नरेंद्र मोदी की राजनीति पे आप एआई वीडियो बना के डालें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है आपको। फिर मैं एक्चुअली अब इसके बाद जो मेरा एक है कि अगर राजनीति में भी है तो भी उनके व्यक्तिगत चीजों पर हमला नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं बाकी आप उनकी पॉलिटिक्स में हमला करिए, उनके फैसले पर हमला करिए। कांग्रेस जैसी पार्टी और सोशल मीडिया पर लगभग बराबरी की टक्कर देती है कांग्रेस, सोशल मीडिया पर तो देती है, वहां पर इस किस्म का प्रयोग करना
ये कैसे एक मेन स्ट्रीम पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी ये सोच सकती है? किसने सुझाया, किसने अप्रूव किया बगैर ये सोचे कि इसका क्या परिणाम हो सकता है? त्रिपाठी जी देखिए, मैं अभी जो लेटेस्ट था, जो वोट चोरी वाला वीडियो डाला है कांग्रेस पार्टी ने, मैं उसके नीचे चला गया। मैं आप लोगों को कहूँगा, चूँकि आपने अच्छा किया ये विषय आज ला दिया, और कई बार कांग्रेस के लोग इसको बड़े गर्व से बताते हैं बड़ा, कि अरे देखो हमारे नेता को ज़्यादा देखा जाता है, ज़्यादा कमेंट आते हैं। 70% लोग वोट चोरी पर राहुल गांधी के लिए उल्टा लिख रहे हैं। कांग्रेस के ही हैंडल पर जो वोट चोरी का वीडियो राहुल गांधी ने डाला हुआ है, उसी पर वो लोग उल्टा लिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो आपका इंप्रेशन जाता है ना, वहां ये थोड़ी ना होता है कि ये खराब बोल रहा है, वो तो ये जाता है कि कोई एक व्यक्ति बोल रहा है, एक और इंप्रेशन है। तो ठीक है, आपको मिल तो रहा है, लेकिन अंत में उसका परिणाम क्या है? 30% में आप सिमट जा रहे हैं। 30% को अच्छा लग रहा होगा, वो बहुत उत्तेजित है, बहुत आक्रामक है, बहुत उल जुलूल बातें कर रहा है, लेकिन क्या वो लोगों का मन बदलने में कामयाब हो रहा है क्या? तो मुझे लगता है कि वो नहीं हो रहा, और कांग्रेस के नेताओं को ये सोचना चाहिए। और मैं अभी खोज रहा था, हालांकि वो देख नहीं पाया मैं, पता नहीं वो अभी वीडियो हटाया उन्होंने या नहीं हटा लिया। अभी आदेश आया है घंटा भर पहले। ये भी एक चीज है ना, क्योंकि कई बार होता है कि उसको बढ़ाने का दूसरा तरीका निकालते हैं। नहीं, अब वो वीडियो तो हटाना ही पड़ेगा, कम से कम कांग्रेस को अपने हैंडल से हटाना। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो भी सलाहकार हैं, विशेष करके सोशल मीडिया वाले, वो निगेटिव ब्रांडिंग पे ज्यादा काम कर रहे हैं। यही मेरा प्रश्न भी था सर। बिल्कुल ठीक बात है। सोशल मीडिया पर वैसे ज़्यादातर राजनीतिक दल नेगेटिव ब्रांडिंग का ही काम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेगेटिव ब्रांडिंग को भी पर्सनल लेवल पर ले जाना सबसे खतरनाक मैं उसको समझता हूँ। और कांग्रेस के लिए तो मैं ये उम्मीद ही नहीं कर रहा था, मतलब कांग्रेस की वजह से नहीं, कि उससे पहले वो जो गाली वाला प्रकरण हुआ था जी, वो बड़ी मुश्किल से सुलझा था एक तरह से, समझिए जो भी हुआ उसको कि वो ख़त्म नहीं हुआ, कि उसके बाद आप दूसरे उसी से जुड़ा हुए मसले पर आ गए। तो इसको मैं अपनी तरफ से तो राजनीतिक समझदारी नहीं मानता, कांग्रेस ने तो की होगी कि कोई समझदारी के हिसाब से भी जो किया होगा, बहुत विद्वान आदमी बैठा होगा, विद्वान आदमी कोई बैठा होगा, क्योंकि उससे थोड़े दिन पहले ही तो वो गाली को लेकर बात हुई थी, तो लगता है कि भाई अब तो थोड़ा संभल कर चले, अक्सर ये माना जाता है कि भाई अब ठीक है, और उसके तुरंत बाद आप फिर माताजी को लेकर गाली देकर आ गए, तो वीडियो लेकर आ गए, तो वो बेहतर बात नहीं है। और एक और समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में आप कोई भी सोशल मीडिया पर जाएं, आम आदमी जो है ना, माँ को, पिता को, परिवार को लेकर है ना बहुत सेंसिटिव होता है, वो कभी भी उन नेगेटिव चीज़ों को लेकर बहुत आपको कोई फायदा देगा ऐसा मैं नहीं समझता। सौरभ, आज तक कांग्रेस के नेता सोनिया जी की उस बयान को किसने वो लाइन डाली थी मौत को सौदागर वाली, कोई बताने को तैयार नहीं है, वो करने को तैयार नहीं है। हर आदमी उससे बचता है कि नहीं, हमें नहीं पता। आज तक ओनरशिप कोई नहीं, किसी नहीं करता। मतलब जिनके बारे में आया था भाषण लिखते थे, वो भी कहते हैं कि नहीं। साहब जरा बिहार में तेजस्वी यादव की यात्रा की हम लोग बात कर लेते हैं, वहां से कुछ एक्सक्लूसिव चीजें आपको आप दिखाएंगे निकल के जो आई हैं। बिहार अधिकार यात्रा पर निकले, दूसरा दिन है उसका। इस यात्रा के जरिए वो महागठबंधन में अपना कद बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, इनफैक्ट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि मैं ही हूं लीडर। चुनाव से पहले ही वहां गठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम पद को लेकर भी खींचतान शुरू हो गई है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर साफ साफ बात की और महागठबंधन में सीएम पद की उम्मीदवारी पर खुलकर दावेदारी ठोकी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम की बात पर भी तेजस्वी यादव ने एक बड़ा इशारा दिया है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा को दिए इस इंटरव्यू में तेजस्वी ने और क्या इंपॉर्टेंट बातें कही, आप सुनिए। एनडीए नेताओं का बयान आपने सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने नाम बदल दिया यात्रा का। यदि वो उसी यात्रा का एक्सटेंशन था तो नाम क्यों बदला, बिहार अधिकार यात्रा। और वो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि कांग्रेस से तलखी बढ़ गई है सीट शेयरिंग को लेकर, आपके मुख्यमंत्री के तौर पर आपको प्रोजेक्ट नहीं किया, इसलिए ये सब आप कर रहे हैं। ये बेकार की बात है। बीजेपी क्या है? रूमर फ्लोटिंग सेंटर, झूठ, बड़का झूठा पार्टी, जुमलों की बारिश करना, नफरत, हिंसा, घृणा, द्वेष, नकारात्मक राजनीति, मुद्दा नहीं मुर्दों की बात करते हैं। असल में भाजपा को दर्द होता है जब तेजस्वी या विपक्ष के नेता सड़कों पे रहते हैं। तो अब उनके पेट में मड़ोड़ हो रहा है, हाथ पैर फूल रहा है, तो वो जाने, हमको क्या, हम अपना काम कर रहे हैं। इस बार आप उन मुद्दों को रख रहे हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। पिछली बार सिर्फ वोट चोरी का मुद्दा था, क्या आपको लगता है कि वो गलती हुई? एक जगह भी SIR की जब हम लोग बात कर रहे थे, प्रोसेस की बात कर रहे थे, कहीं भी अगर हमने मुद्दों की बात नहीं की हो तो वो वीडियो क्लिप हमको ला के दे दीजिए। हर जगह मुद्दे की बात हुई है। नकलची सरकार बोला है, नकल करिए मेरी योजना को, ये भी बात का। हमने अपने काम को भी गिनाया कि हमने 5 लाख नौकरियां दी, हमने पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की भी बात की,
और वोट चोरी की भी बात की और अभी भी कर रहे हैं। हमारी जो मांगे थी वो पूरी हो गई। आधार को जोड़ दिया गया है 12वीं डॉक्यूमेंट में। जो ट्रांसपेरेंसी की बात थी 65 लाख विथ रीजनिंग जो है नाम क्यों काटा है आप बताइए लोगों को, वो बता दिया गया। तो अब ये मुद्दा खत्म है आपके लिए? हम लोगों की नजर है ना भाई, अभी फ्रेश वोटर लिस्ट बनेगा उसमें देखेंगे ना। कोई शक नहीं है कि बिहार में महागठबंधन में आपसे बड़ा चेहरा कोई नहीं है। बावजूद आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक जो है नहीं कहा है मुख्यमंत्री पद का चेहरा आपको? क्या ये रणनीति है या कुछ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? जनता मालिक है, आप जनता से जाके पूछिए किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। दूसरी बात आप देखिएगा कि ये हमारा महागठबंधन है और यहाँ सीएम पद को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बात तय हुई है कि भाई जब सीटें जब तय हो जाएंगी तब नाम बता दिया जाएगा। तो इसमें हड़बड़ी किस बात की? 10 दिन और इंतज़ार कर ले लो, 15 दिन और इंतज़ार कर ले लो, क्या फ़र्क है? लेकिन एनडीए के लोग ज़्यादा चिंतित तेजस्वी के लिए ना हो। तेजस्वी तो आएगा ही आएगा, लेकिन तुम तो नीतीश जी को भगाने के मूड में है भाजपा के लोग। अमित शाह जी ने तो कह दिया चुनाव के बाद जो कौन होगा उस समय बताएगा। खबरें भी अक्सर आ रही हैं कि वीआईपी की तरफ से दबाव है 60 सीटों का, डिप्टी सीएम का माले जो है ज़्यादा सीटें मांग रही है। क्या वाकई ऐसा कुछ है या सब कुछ आसानी से हो जाएगा? सब कुछ बहुत ही स्मूथ तरीके से चल रहा है, ठोक ठका करके चल रहा है। एक एक चीज़ डिटेल में बात की जा रही है। हमारे यहाँ वो दिक्कत नहीं जो एनडीए के हैं। अच्छा, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे, क्या इस तरह की कोई बात हो गई थी? वो बार बार कह रहे हैं। आप एक बात समझो, अगर होंगे तो हमको क्या आपत्ति है या किसी और को क्या आपत्ति हो सकती है हमारे गठबंधन में? आखिरी सवाल, शुरू में ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को नुकसान होगा, एनडीए को भी होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है एनडीए के नेता भी परेशान है कि पीके उनको नुकसान पहुंचा देंगे। ये आपके लिए अच्छा है? बहुत लोगों का चुनाव के बाद दुकान बंद हो जाएगा, कहाँ चिंता में है। दुकान बंद हो जाता है चुनाव के बाद, नई नई पार्टियां आती हैं, होने दीजिए, मेहनत करने दीजिए। उम्मीद करेंगे कि सदैव जो है जिंदगी भर बिना स्वार्थ के मेहनत करते रहे, जनता की सेवा करते रहे। तो तेजस्वी यादव से उनके वो जो बसनुमा रथ है या रथनुमा बस कहना चाहिए, उस पर इंटरव्यू किया नीतीश चंद्रा ने। दो बातें इंपॉर्टेंट उन्होंने देखिए कही हैं। सीएम पद को लेकर पहले कहा जनता से पूछ लीजिए, तो आप खुद कह रहे हैं भाई और कौन, मैं नहीं तो और कौन, जनता से पूछ लो। ये हुआ, कांग्रेस क्यों नहीं कह रही? तो उन्होंने कहा 10 दिन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। अब वो खुद ये कह रहे हैं कि ये सीट बंटवारे की वजह से कांग्रेस पार्टी उनका नाम नहीं लेना चाहती। हालांकि गठबंधन की गरिमा उन्होंने रखी, कोई ऐसी कोई बात कांग्रेस का नाम लेकर के उन्होंने नहीं की, लेकिन इशारा साफ था कि कांग्रेस दबाव बना रही है सीटों का, बाकी तय तो है ही कि हम ही हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार, और कौन। नहीं, देखिए तेजस्वी जी की तरफ से तो इसमें कोई भ्रम की बात न होनी चाहिए, न है। लेकिन इतनी मशक्कत के बाद भी क्या राहुल गांधी इतना नहीं कर सकते थे? कहीं तो एक जगह कहीं बोल देते, चलते चलाते बोल देते कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। असली संकट वहां है ना, इनकी तरफ से सवाल पूछने में कहां मुश्किल होगी। और देखिए डिप्टी सीएम के भी सवाल पर वो कोई सीधा जवाब नहीं दिया उन्होंने। उनका बन जाएंगे तो किसको क्या दिक्कत है? भाई बन क्या जाएंगे, आप बताइए ना कि बने कि ना बने। तो मुझे लगता है द्वंद्व बहुत ज्यादा है, मुश्किल बहुत ज्यादा है, और ये पूरी अधिकार यात्रा ही बताती है कि राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा के जवाब में ये हो रहा है, कांग्रेस से गुस्से में ये हो रहा है। और अब वहां से रिपोर्ट आए तो और समझ में आए कि लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं। क्या कांग्रेस के लोग जैसे राष्ट्रीय जनता दल के लोग शामिल हुए तो वो इसमें शामिल हो रहे हैं या नहीं शामिल हो रहे हैं? अभी तक तो ये आरजेडी का एक सोलो इनिशिएटिव दिखाई दे रहा है। आरजेडी के लिए दो लेवल पर थोड़ी सी दिक्कत है, या नेगोशिएशन आप कह लीजिए, उनको जो करनी पड़ेगी। पहला, सीट बंटवारा। कांग्रेस सीटों में बहुत दबाव डाल रही है, खास तौर पर ऐसी सीटें चाहती हैं जहां विनेबल पोजीशन भी हो, जो जीती भी जा सके। ऐसा नहीं कि आपने कोई ऐसी सीट दे दी जहां पर 30 साल से कभी कोई जीता ही नहीं है आरजेडी का या कांग्रेस का आदमी, तो वो ऐसी सीट चाहते हैं थोड़ी मुफीद भी हो। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से इसको सीट बंटवारे पर टाल दिया, सीएम फेस की बात को, तो कौन सा बिहार में कांग्रेस और आरजेडी बराबर बराबर सीटों पर लड़ने जा रही है? भाई अभी खबर आ रही है कि 145 कुछ सीटों पर शायद आरजेडी लड़ेगी, बिल्कुल। कांग्रेस जो है वो शायद 60 सीटों तक चुनाव लड़ेगी, समीर जी। लेकिन उनको ये मालूम है कि ये बात मुझे कांग्रेस के मुंह से कहलवानी तो पड़ेगी कि हाँ तेजस्वी सीएम फेस है।
निश्चित रूप से, और ये उन्होंने कोशिश भी की थी। मतलब मुझे लग रहा था कि जब वोट अधिकार यात्रा जब निकाली थी और जब राहुल गांधी से पूछा गया, तो मुझे लगता है कि उस समय तेजस्वी को और आरजेडी को उम्मीद होगी कि राहुल गांधी तेजस्वी का नाम मुख्यमंत्री के रूप में कहेंगे कि भाई तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और राहुल गांधी ने उस बात का जिक्र नहीं किया। उसके बाद बिहार में कांग्रेस के जो प्रभारी है कृष्णा अल्लारू ने कह दिया कि चुनाव के बाद तय किया जाएगा। बाकी अब तमाम कांग्रेस के नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय तेजस्वी इस बात को लेकर, जिसे कहते हैं ना कि आर पार की लड़ाई कांग्रेस से नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा भाई अभी 10 दिन का समय है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की है। तेजस्वी इस बात को जानते हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो मैं ही बनने वाला हूं, अभी घोषणा नहीं होगी, चुनाव परिणाम आने के बाद बहुमत हमारे पक्ष में आएगा तो मुख्यमंत्री तो मैं ही हूंगा। बिना आरजेडी के कांग्रेस मुख्यमंत्री बना नहीं सकती, जितना है। और सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी की आने वाली है। इनके ऊपर डिप्टी सीएम का पद देने का भी दबाव होगा। हाँ, देखो डिप्टी सीएम को तो उन्होंने बोल दिया कि भाई हमें क्या आपत्ति, मुख्यमंत्री बनेंगे। और डिप्टी सीएम तो अगर लगा कितनी सीटें अगर वीआईपी की आती तो बना देंगे, कांग्रेस की आएगी तो कांग्रेस के जो राजेश दिखाता हूं। और इस यात्रा के ऊपर प्रशांत किशोर की बात आप जरा सुनिए। उन्होंने एक अलग वजह बताई कि क्यों ये यात्रा जो है निकालनी पड़ रही है तेजस्वी यादव को। सुनिए कि ये जनता की ताकत है, जन सुराज की ताकत है कि हर नेता को अब जातीय समीकरण छोड़कर जनता के पास आना पड़ेगा, जनता की बात सुननी पड़ेगी, जनता से लूटा हुआ पैसा वापस करना होगा। जो तिजोरी में पैसा रखे हुए हैं जनता का, वो पैसा जनता को वापस देना पड़ेगा। सर आपके फेवरेट पीके बोलूं, पांडे जी बोलूं वो कह रहे हैं हमारी वजह से तेजस्वी को भी सड़क पर आना तो पड़ा। ये कहाँ निकलते थे बाहर घर से। नहीं, ठीक बात है। प्रशांत किशोर खुद सड़क पर निकले हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं। तेजस्वी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रशांत जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशांत जी एक महत्वपूर्ण भूमिका में तो आ ही गए ना यहाँ पर। इस चुनाव में पिछली बार कोई नहीं था, कांग्रेस और मतलब कांग्रेस आरजेडी के साथ साथ जो एनडीए का गठबंधन था उसमें लड़ाई हो रही थी। और वो यदि ताकत से लड़ाई लड़ते हैं तो उनके किसी दोनों गठबंधन में से किसी को भी अटका सकते हैं। ये स्थिति अभी दिखाई दे रही है। तो उनका ठीक है कि वो कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी बात करना ठीक है कि क्या है उनकी वजह से आ गए। अब कौन कौन उनकी वजह से आ गए हैं, कौन कौन उनकी वजह से नहीं आए, कौन कौन रह जाएंगे हाँ, के बाद तो वो भी खबर होगी। सर एक खबर और है, आज बिहार जा रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह और उनका दौरा बड़ा महत्वपूर्ण है। आज रात 8 बजे वो पटना पहुंचेंगे, फिर पटना में ही वो आज रात रुकेंगे। कल 2 बैठकों में अमित शाह भाग लेंगे। एक बैठक डेहरी ऑन सोन में होगी, दूसरी बेगूसराय में वो बैठक करेंगे। दोनों बैठकों में पार्टी के सीनियर नेता, विधायक और संगठन के लोग जो हैं, कार्यकर्ता, वो मौजूद रहेंगे और संबंधित जिलों के प्रभारी भी होंगे। चुनाव तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और ये वो बेल्ट खास तौर पर है शाहबाद मगध एरिया की, जहां पर एनडीए मजबूत नहीं है, खासकर बीजेपी इस इलाके में मजबूत नहीं है। 2020 के चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए ये एरियाज बड़े कमजोर साबित हुए थे। उन्हीं जगहों को चिन्हित किया है अमित शाह ने, जहां वो आज जा रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शाहबाद की 22 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। महागठबंधन को 19 सीटें, बसपा को 1 सीट मिली थी। लोकसभा चुनाव में शाहबाद में बक्सर, आरा, काराकाट, सासाराम की लोकसभा सीट पर एनडीए कोई कमाल नहीं कर पाया था। कमजोर जगह पर अमित शाह का दौरा है। नहीं, ये तो अमित शाह की रणनीति हमेशा रहती है भाई भारतीय जनता पार्टी की, कि जो कमजोर उनके पॉइंट्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनको सफलता भी मिलती है। कि जो कमज़ोर इलाके हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का आधार कमज़ोर है, कार्यकर्ताओं की टीम कमज़ोर है, चुनाव जीतने में मुश्किल आती है, वहाँ पर फोकस करते हैं। क्योंकि जो मजबूत जगह हैं वहाँ तो उनको मालूम है कि थोड़ा बहुत अंतर आगे पीछे होगा लेकिन सीट तो निकल ही जाएगी। अब 20-25 हज़ार से अगर कोई सीट जीते हैं तो अगर ज़्यादा हुआ तो 15,000 से आप जीत जाएंगे। लेकिन जहाँ आप जीतने की स्थिति में हैं, मान लीजिए 2,000 से हार चुके हैं, 3,000 से हार गए हैं या लगातार कम मार्जिन से हारते रहे हैं, तो उसको कमज़ोर मान करके उसमें फोकस करना ये एक उनकी सदी हुई अच्छी रणनीति है। मुझे लगता है कि कोई भी समझदार राजनेता जो है वो कमज़ोर उस पर ज़्यादा ध्यान देते। देखिए इम्तिहान में कितना इन्वॉल्वमेंट, ये चुनाव बिहार का जो है स्ट्रेटेजी के तौर पर क्या अमित शाह का प्रोजेक्ट है? बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल अमित शाह का प्रोजेक्ट जो है पहली बार नहीं, अमित शाह का प्रोजेक्ट 2015 में भी था। अलग 2015 में भूपेंद्र यादव इसके सीधे इंचार्ज थे। 2020 में अमित शाह जी ने बहुत पूरी भूमिका निभाई थी और इस बार तो अमित शाह जी के ही पूरे उस पर है चुनाव। मोदी जी प्रचार करेंगे लेकिन स्ट्रेटेजी पूरी अमित शाह की ही होगी। ये बिहार का चुनाव जो है तो मान के चलिए। तेजस्वी वाले मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा था कि देखिए मुख्यमंत्री महागठबंधन को बहुमत मिलने पर तेजस्वी होंगे, इसमें कोई, जब अगर वो 145 सीटें लड़ेंगे तो कौन कहेगा मुख्यमंत्री नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस की कोशिश ये है
कि सीटें ज़्यादा जीत करके अपने किसी नेता को उप मुख्यमंत्री बनाने और होगा यही समझौता। जब होगा तो लेन देन में यही होगा। और डिप्टी सीएम की बात आई तो कांग्रेस अपना। आइए अब बात करते हैं जरा भारत पाकिस्तान जब मिले क्रिकेट के मैदान पर तो क्या घमासान चल रहा है अभी तक। जब जब भारत और पाकिस्तान में किसी भी बात पर विवाद होता है तो कोई ना कोई पाकिस्तान में उठता है और कहता है सब मोदी की वजह से है और मोदी खराब आदमी है, राहुल गांधी बढ़िया आदमी है, राहुल गांधी अगर होता सत्ता में तो दोनों देशों के संबंध अच्छे होते। अब एशिया कप का मामला आया। एशिया कप के मैच में पहले टीम पाकिस्तान हारी, उसके बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ भी नहीं मिलाया तो पाकिस्तान तिल मिला गया। ये उनके लिए एक ऐसी चोट थी जिसका वो जी ठीक से रो भी नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने आभास नहीं हुआ कि भारत के प्लेयर्स का रवैया जो है वो इतना सख्त हो सकता है। हालांकि आजकल खबरों में ये भी आ रहा है कि इस बात का एक इशारा उनको मिल दिया जा चुका था कि ऐसा इंडियन प्लेयर्स कर सकते हैं। ये उनके एक कंटिंजेंट का एक हिस्सा जो मैनेजमेंट के थे उनको ये बात मालूम थी, लेकिन उन्होंने अपने प्लेयर्स को इससे आगाह नहीं किया और बेइज्जती हो गई। अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को खूब मिर्ची लगी है। आप देख रहे होंगे वहां पर उनके टीवी पर बैठकर उनके पुराने कई क्रिकेटर्स उल जलूल बातें कर रहे हैं। एक यूसुफ यूहाना हुआ करते थे, ये पहले क्रिश्चियन थे, कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए, मोहम्मद यूसुफ हो गए, बड़े अच्छे शानदार बैट्समैन। इन्होंने तो गाली दे दी सूर्य कुमार यादव को, अपने यहाँ टीवी पर बैठ के गाली दे दी इंडियन कैप्टन को, क्योंकि उसने हाथ नहीं मिलाया इनके कप्तान से। दूसरे ये शाहिद आफरीदी घोषित तौर पर भारत विरोधी आदमी है। शाहिद आफरीदी घोषित तौर पर भारतीय सेना के खिलाफ बोलने वाला आदमी है, पाकिस्तान की सेना का महिमा मंडन करता है। और अब ये इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि इनके सारे क्रेडेंशियल्स एंटी इंडिया है, लेकिन फिर भी ये भारत में किसी की तारीफ करते हैं तो वो राहुल गांधी की करते हैं। इन्होंने राहुल को पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी बताया, कहा कि राहुल सभी को, पूरी दुनिया को साथ लेकर चलने में यकीन करते हैं और मोदी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। मोदी नहीं चाहते कि रिश्ते सुधरें। पहले इसी पर आपको दो बातें बता देता हूं, क्योंकि इस व्यक्ति को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे फैन इसके यहाँ बैठे हुए हैं। कहने भारत में हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है। ये व्यक्ति अपने इंटरव्यू में ये बता चुका है कि मेरे टीवी पर घर में भारत के टेली सीरियल्स चला करते थे, हमारे जो सीरियल्स है सास बहू टाइप सीरियल्स हमारे यहाँ पहले खूब होते थे, अभी भी होते हैं, तो बोलेंगे हमारे घर में वो चला करते थे। और मैंने देखा एक बार उसमें आरती हो रही है, कोई महिला टीवी में आरती कर रही थी, बोले मैंने टीवी तोड़ दिया, मुझे इतना गुस्सा आया। ये कह रहे मैं हिंदू मुसलमान की ये बात करते हैं। ये आदमी जो अपनी आर्मी के हर प्रोग्राम में जाता है जहां इसको बुलाया जाता है, और उस आर्मी का चीफ क्या कह रहा है? अभी हिंदू मुसलमान की स्पीच पहलगाम के आतंकवादी हमले से पहले किसने दी? उस पर बोला कभी इस आदमी ने कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होनी चाहिए? तो ये तो बोलने वाले का तो मुंह ही नहीं है। खैर, लेकिन फिर भी राहुल गांधी को चूकर ये लेकर के आ गए तो बीजेपी में बहुत सारे लोगों ने इस पर रिएक्शन दिया। जैसे किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं, किरण रिजिजू ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान और अफरीदी चाहें तो राहुल गांधी को अपना नेता बना लें। बीजेपी के दूसरे नेता अमित मालवीय, इन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हिंदुओं से नफरत करने वाले आफरीदी को राहुल अच्छे लगने लगे, राहुल पाकिस्तान से वार्ता चाहते हैं। अमित मालवीय ने पूछा कि आखिर क्यों भारत से नफरत करने वाले हर शख्स को राहुल गांधी पसंद है। और फिर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और पाकिस्तान की भाषा सेम है। देखो, मैंने इससे पहले भी कहा हूं, प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कहा है, आप पाकिस्तान का स्टेटमेंट एक बार देख लीजिए। जब भी जो प्रमुख इंसिडेंट होता है, दुनिया में होता है, देश में होता है, पाकिस्तान का स्टेटमेंट देखो और भारत कांग्रेस पार्टी में जो अपोजिशन पार्टी है, स्पेशली कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट देखो, फुल स्टॉप कॉमा सहित सेम लैंग्वेज रहता है। ये कैसे होता है? ये कैसे सिंक होते हैं जी? दादा, ये बात अभी प्रधानमंत्री ने भी कही थी कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा यहाँ और यहाँ कांग्रेस का नैरेटिव ये बिल्कुल समान था। राहुल गांधी आ जाएंगे तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे भारत और पाकिस्तान की सेलिब्रिटी को भी लगता है। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, लगेगा ही। और उसको अगर आप साफ तौर पर देखें तो पिछले 10-11 वर्षों को छोड़ दें तो पहले क्या बात होती थी? पहले भारत और पाकिस्तान एक बराबर बातचीत होती थी। ये कांग्रेस की नीतियों का ही तो परिणाम था ना। हम एक बराबर हर मंच पर हर जगह एक बराबर होते थे। यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मुद्दा लेके कौन गया? कांग्रेस की सरकारों ने एक के बाद एक रणनीतिक गलतियां की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई पाकिस्तान सुधर जाता लेकिन कम से कम हम ये करते तो हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और पहले इसको कॉर्नर कर सकते थे। उनके मन में क्या आ रहा है कि आज तो मोदी ने गजब कर दिया, बात भी नहीं करता है और थोड़ा देशज में बोल रहा हूं, लेकिन लतियाता भी है और बतियाता भी नहीं। तो
जब ये हालात होंगे तो हमें कौन चाहिए? जो थोड़ा सा तो यार हाथ पकड़ ले, थोड़ा बैठने को जगह दे दे। अच्छा, अगर ये हो जाए तो उनको फिर से वो अपनी उसी हरकत पर आमादा हो जाएंगे, वही सब करने लगेंगे। और क्या भारत में नहीं पूछा गया था, क्या कांग्रेस के और दूसरे कई नेताओं ने नहीं कहा था कि कौवे मर गए थे और क्या क्या ताड़ के पेड़ गिर गए थे पिछले वाले एयर स्ट्राइक में? तो अभी भी वो बोलते ही, लेकिन अभी नहीं बोल पाए। जब खबरें आई कि 100 लोग आतंकवादी मारे गए तो भी उनका पता नहीं कितनी संख्या होगी। तो उनके देश को, जो पाकिस्तान के लोगों को लगता होगा यार राहुल गांधी या कांग्रेस आ जाए तो थोड़ा हमारे लिए सहूलियत होगी। इस पर आगे बात करेंगे। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। गोरखपुर में एक नीट स्टूडेंट की हत्या हुई। आपको मालूम है गौ तस्करों ने कुछ अभी परसों की शायद वारदात है, उनकी हत्या कर दी थी। अब इसमें एक हत्यारे का एनकाउंटर हुआ है। इस हत्या में शामिल एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है और फिर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों की धरपकड़ हो चुकी है, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। ये थाना क्षेत्र पिपराइच में जो महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी, उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है, उनके खिलाफ उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 5 टीमें बनी हुई थी, वह सब टीमें ये मामला बहुत बड़ा बन गया था क्योंकि गोरखपुर का मामला था, मुख्यमंत्री के गृह जिले की बात थी और गौ तस्करों ने गांव में घुसकर एक लड़के की और स्टूडेंट की हत्या कर दी थी। इस पर अखिलेश यादव ने भी रिएक्शन दिया था कि अगर मुख्यमंत्री के जिले में ये हालात हैं तो आप समझ सकते हैं कि बाकी प्रदेश में क्या हाल होगा। बहुत सख्त रवैया इसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ का रहा था और पुलिस की कार्रवाई हुई है। विशाल प्रताप सिंह जुड़े हमारे साथ, वो आपको इस पर और खबर देंगे। लोगों में बड़ी नाराजगी थी इस हत्याकांड को लेकर के, लेकिन पुलिस कह रही है कि अब सब पकड़े गए या अभी भी कोई व्यक्ति फरार है? देखिए सौरभ, इस पूरे मामले में जो अब तक की हमारी जानकारी है उसके मुताबिक 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और रहीम नाम का एक ऐसा आरोपी है जो कि छात्र की नृशंस हत्या में शामिल था। उस दौरान गौकशी करने के लिए वहां मौके पर पहुंचा हुआ था। रहीम का एनकाउंटर हुआ है, हालांकि ये हाफ एनकाउंटर है, गोली लगी है आत्मरक्षा में। पुलिस की तरफ से जो गोली चलती है वो रहीम को लगी है और उसके बाद रहीम को नजदीकी जो सीएचसी होता है गोरखपुर में, वहां पर भर्ती कराया गया है। लेकिन 2 आरोपियों के बारे में बताया जा रहा है कि ये अभी भी फरार बताया जा रहा है और इसी को करके एडीजी एलओ हैं और यूपीएसटीएफ के चीफ हैं अमिताभ यश, वो इस समय गोरखपुर में कैंप किए हुए हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया था और एडीजी एलओ को निर्देश दिया था कि आप स्वयं मौके पर जाइए और जो वहां के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेशन में रहिए, क्योंकि जिस तरीके से छात्र की हत्या हुई थी गोरखपुर के पिपराइच इलाके में, उसको लेकर के आम लोगों में, आम जनता में जबरदस्त तरीके की नाराजगी थी और इसी वजह से मुख्यमंत्री ने साफ किया था कि लोगों के साथ संवाद होना चाहिए, लोगों के साथ बातचीत होनी चाहिए। अगर उनकी कोई भी मंशा है तो उसको शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाना चाहिए। और इसी क्रम में अमिताभ यश के नेतृत्व में से कुछ देर पहले 4 महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई हैं। एक हाफ एनकाउंटर हुआ है जिसमें, और 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में यूपी एसटीएफ और यूपी की जो लोकल पुलिस है वो जगह जगह अभी भी कुशीनगर के आसपास के जो इलाके हैं, गोरखपुर के आसपास के इलाके हैं और बिहार बॉर्डर का जो इलाका है, गोपालगंज का इलाका, वहां पर कुछ लोगों के होने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। इसी को लेकर के यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रहे हैं और यह माना जा रहा है कि आज देर शाम तक और भी बचे हुए जो अभियुक्त हैं वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे और इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा कि छात्र की हत्या के पीछे असल मकसद क्या था और ये जो गिरोह है वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा था, गौकशी में ही इन्वॉल्व था या दूसरे हीनियस क्राइम में भी इन्वॉल्व था। क्योंकि छात्र की हत्या कर देना और उसके बाद लाश को फरार हो जाना वहां मौके पर फेंक कर, यह दिखाता है कि गिरोह कहीं ना कहीं संगठित तरीके से अपराध को अंजाम दे रहा था और इसीलिए वो योगी आदित्यनाथ की जो यूपी पुलिस है उसकी जीरो टॉलरेंस का कुछ देर पहले शिकार भी हुआ। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका, अच्छी बात है। एक छात्र, बडिंग होनहार छात्र, उसकी इस तरीके से हत्या होना, उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। ये खबर गोरखपुर में हुए हत्याकांड से जुड़ी, जो उसका अपडेट हमने आपको दिया। पुलिस ने एनकाउंटर में एक आरोपी को पकड़ा है। हम बात कर रहे थे राहुल गांधी की चर्चा पाकिस्तान में क्यों हो रही है, वहां के क्रिकेटर क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी होते तो सब कुछ अच्छा होता। त्रिपाठी जी ने अभी कहा कि इसके लिए जिम्मेदार राहुल गांधी और उनके बयान है, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। विजय जी, नहीं, राहुल गांधी जी और कांग्रेस मुझे लगता है कि टाइमिंग उनकी कुछ प्रॉब्लम है। राहुल जी की, हाँ, राहुल जी कहें, कांग्रेस कहें, एक ही बात है। क्योंकि जब भी देश का मुद्दा आता है और खासतौर से सेना का मुद्दा आता है,
मैं ये नहीं कह रहा कि देश पर सवाल नहीं खड़े किए जाएं या देश के कामकाज पे सवाल सरकार पर नहीं खड़े किए जाएं, लेकिन जैसे पहले हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर हुआ, एयर स्ट्राइक को लेकर हुआ, फिर सीज फायर वाले में तो पूरे हिस्से में आप बहुत सारी बातें इंटरेस्टिंग रही कि वो देश के साथ खड़े ही नहीं दिखाई दिए। एक बार हुआ कि भाई ये घटना कैसे हो गई, पहले उस पर बात हो। पहले कहा कि विदेश मंत्री ने मुखबिरी कर दी, वो मुखबरी वाली बात हुई। फिर हुआ वो आतंकवादी ने दे दिया कि जे करके कहा। हाँ, फिर हुआ कि युद्ध क्यों नहीं लड़ते हैं आप इनसे, कितने राफेल गिर गए। फिर ये हुआ कि भाई ये युद्ध का देश नहीं, ये तो बुद्ध का देश है, तो आप क्यों शांति नहीं करना चाहते। फिर जब शांति हुई सीज फायर, तो कहा गया कि आपने सीज फायर क्यों किया, हम तो इस पर कब्जा कर सकते थे। तो वो जो सारी बातें हैं वो उनको मौका देती हैं। और याद हो आपको कि मतलब राहुल जी के साथ साथ मणिशंकर जी का जिक्र करना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन मणिशंकर जी तो वहाँ पर गए थे पाकिस्तान, वहाँ पर जो उन्होंने बयान दिया था सरकार, मोदी सरकार को हटाने के लिए जी पाकिस्तान की हिम्मत, चले पुरानी बातें भी हो गई, पुरानी बातें हो गई, लेकिन ये जो सारा मुद्दा है, और जब उस समय हुआ था कि प्रमाण देना चाहिए, उसके फैक्ट क्या था। कांग्रेस को कोई प्रयास तो ऐसा करना चाहिए कि इस इंप्रेशन को हटाए, कि पाकिस्तान उसको चाहता है इस बात। और इंप्रेशन की बात नहीं है ना, पाकिस्तान इसमें इशू नहीं है ना, पाकिस्तान पे क्यों नजर रखते हैं। वो हिंदुस्तान के साथ आप जब कहेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक पर या एयर स्ट्राइक पर आपके पास क्या प्रमाण है क्या नहीं है, तो इसमें पाकिस्तान को क्यों आप जोड़ रहे हैं। मुझे तो इजराइल ने जब ये लड़ाई शुरू की थी हमास पर 2 साल पहले, उसका याद आता है। उस वक्त उनका नाम है नेफ्ताली बेनेट शायद, जो उनके पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उसको सब, ये अभी नेतन्याहू के धुर विरोधी पूर्व प्रधानमंत्री, वो व्यक्ति लगातार टीवी चैनलों पर बैठकर जब लड़ाई शुरू हुई तो इंटरव्यू दे रहा था सरकार के पक्ष में कि लड़ाई क्यों जरूरी है और हम लड़ाई क्यों कर रहे हैं। क्योंकि लोग उस वक्त भी कह रहे थे कि आप डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से गाजा पर हमला कर रहे हो, हमास से बदला ले रहे हो। और बाद में भी जो डेलीगेशंस भी भेजे गए तो उसमें कांग्रेस के भी नेता गए, तब भी कांग्रेस के नेतृत्व का जो एक पूरा विरोध था वो भी तो ऐसे सवाल खड़े करता। अगर अमित शाह जी अगर ये कहते हैं कि भाई अगर कांग्रेस चुनाव जीतेगी और पाकिस्तान में फटाके फूटेंगे तो क्या गलत कहते हैं। अफरीदी के बयान से तो आप देखिए, और जब अभी 2014 के बाद से और कल जिस तरीके से दहाड़े मार के आतंकवादी रो रहे थे कि किस तरीके से स्ट्राइक की, तो मोदी शासन में आने के बाद तो आतंकवादियों के आंसू निकल रहे पाकिस्तान में। और कांग्रेस सरकार के समय तो आतंकवादी को फांसी देने पर कांग्रेस के नेताओं के आंसू निकलते थे। ये बात भी देखना चाहिए ना, तो फिर क्यों ऐसी तुलना होती है। टू बी फेयर, मुझे ऐसा नहीं याद आता कि राहुल गांधी ने कोई प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट या पाकिस्तान से शांति करो, पाकिस्तान से बात करो, ऐसी कोई बात उन्होंने कहीं नहीं करी। क्योंकि लेकिन जो वो बातें करते हैं, युद्ध के समय पे ये पूछना आपके कितने जहाज गिर गए, क्या आपकी विदेश मंत्री ने मुखबिरी करके पहले उनको आगाह, ये सब मतलब समझ में ना आने वाली बात है। ये बात सही नहीं, आपको भाई आप विपक्ष के नेता, आपको सिर्फ एक बयान देना चाहिए था ना कि हम भारत सरकार के साथ है और भारत सरकार जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन उठाएगी हम उसके साथ है। आप सबूत भी पाकिस्तान से मांगते हो, भारत सेना से मांगते हो कि भाई आपके पास सबूत क्या है इस बात को लेकर। आपके पार्टी के बड़े नेता इस तरह से बयान देते हैं जिससे पाकिस्तान के मीडिया में वो बयान चलते हैं, आप उस समय अपने नेताओं पे कार्रवाई नहीं करते हो, तो पाकिस्तान को ताकत कहां से मिलती है। ये बात केवल ये शायद अफरीदी जैसे लोग नहीं, बाकी वहां उनके जो टीवी चैनल्स पर सीनियर जर्नलिस्ट बैठते हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई जब तक मोदी है तब तक तो भूल जाओ भारत पाकिस्तान के बीच शांति। देखिए, दरअसल ऐसा है ना, खैर अभी समीर ने कहा कि राहुल गांधी को बयान देना चाहिए था, ये तो सर्वदलीय मीटिंग के बाद ही बयान दे दिया था, राहुल गांधी ने भी दे दिया था और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दे दिया था कि जो भी एक्शन लेगी हम साथ हैं, पूरा विपक्ष साथ है। ये तो पब्लिक डोमेन में है, तो ये कहना कि ऐसा बयान नहीं दिया, ये बात जरूर है कि कई चीज़ें जो है गलत मौके पर गलत सवाल या सही सवाल गलत मौके पर पूछे आपने, ये बात सही है। इसमें इस तरह का थोड़ा उनका भाई पूछना ये चाहिए था कि जब आपने पाकिस्तान ने घुटने तोड़ दिए, गर्दन पकड़ ली, तो मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद के चीफ को और उसको हाफिज सईद को, जो हमारे घोषित अपराधी हैं, अदालत से वारंट है जिनके नाम गिरफ्तारी का, और दाऊद इब्राहिम, उनको क्यों नहीं ले पाए आप, ये पूछना चाहिए था राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने नहीं पूछा कि सीज़फायर के बदले लेते, सीज़फायर बदल लेते आप। हमने अमेरिका कहने पर नहीं किया, हमने अपने मन से किया, पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाने पर किया, घुटने टेकवा के किया, तो हम तीनों लेते। ये सवाल नहीं पूछा, ये मैं कह रहा हूं। तो अगर पाकिस्तान में कोई प्रो राहुल स्टेटमेंट देता है तो ये यहाँ राहुल गांधी को नुकसान होता है? नहीं, देखिए, अब ये तो मान लिया अटल जी के बारे में बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोल देते थे पाकिस्तानी। अच्छा, कौन सा अटल जी का नुकसान हो गया? अब कोई किसी को पसंद कर, मोदी जी की तारीफ करते हैं कई पाकिस्तानी, कितना बढ़िया लीडर है, ऐसा लीडर मिलना चाहिए, तो करते हैं, वो अलग बात है। दूसरी बात, अफरीदी वगैरह इस बात को भूल जाएं, पाकिस्तान का जन्म ही हिंदू मुस्लिम पे हुआ है। एग्जैक्टली, जिस देश का जन्म ही हिंदू मुस्लिम नफरत पे हुआ है, वो किस मुंह से बोलेंगे भारत के बारे में? साहब, दूसरी आपको बताता हूं, पाकिस्तान और क्रिकेट के मैदान पर हो क्या, अफरीदी को इसकी चिंता ज्यादा करनी चाहिए जो वहां बेइज्जती हो रही है, वहां अपने क्रिकेट बोर्ड को समझाएं। एक कैसे एक इंसल्ट हुई पाकिस्तान की आगे, पाकिस्तान ने एशिया कप के मैच रेफरी
एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग रखी थी। इनफैक्ट वो एक किस्म की धमकी थी कि अगर आप इस मैच रेफरी को नहीं हटाओगे, जिसने इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान का आरोप है कि ये कहा इंडियन पाकिस्तानी कैप्टन से कि हैंडशेक नहीं होगा, तो उन्होंने कहा ये इस व्यक्ति को एशिया कप से बाहर कीजिए, धमकी दी और कहा कि अगर ये रहेगा तो हम अगला मैच नहीं खेलेंगे। वो मैच आज है पाकिस्तान और यूएई का, तो उन्होंने कहा हम मैच नहीं खेलेंगे अगर ये व्यक्ति नहीं हटेगा। आईसीसी में शिकायत लेकर के गए, आईसीसी ने कहा नथिंग डूइंग, वो व्यक्ति रहेगा, हम उसे नहीं हटाने वाले। और एंडी पाइक्रॉफ्ट बहुत सीनियर प्लेयर और बहुत सीनियर रेफरी है और इम्पैनल रेफरी है, तो आईसीसी ने साफ मना कर दिया। अब पाकिस्तान को इज्जत बचाने के लिए करना तो ये चाहिए था, भाई हमने कहा था मैच नहीं खेलेंगे तो ना खेलो मैच। तो वो पहले एक ईदर भपकी के लिए पाकिस्तान ने कल अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी मैच से एक दिन पहले होती है वो रद्द कर दी, लेकिन फिर शाम के वक्त इनके प्लेयर्स प्रैक्टिस के लिए भी दिखाई दिए। तो आज सुबह भी इन्होंने प्रैक्टिस की है। अब पाकिस्तान गया फंस कि पहले तो बड़े बोल दिए कि हम बॉयकॉट कर देंगे, तो करो अब बॉयकॉट। अब ये तो भाई बड़ी जबरदस्त बेइज्जती है ना कि आपकी डिमांड पर तो साफ घंटों में इनकार हो गया कि नहीं एंडी पाइक्रॉफ्ट कहीं नहीं जा रहा। अब देखते हैं, अभी आज एक स्टेटमेंट आया था इनका पीसीबी की तरफ से कि हम अभी विचार कर रहे हैं, हम वो करेंगे जो क्रिकेट के पाकिस्तान के क्रिकेट के हित में होगा। तो पाकिस्तान के क्रिकेट में तो ये हित में तो यह है कि मैच खेलते रहो, कुछ पैसा मिलता रहेगा, लेकिन अब देखिए शाम को मैच होता है कि नहीं होता। अभी तक तो कोई ऐसे आसार नहीं है कि वो पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा तो बाहर हो जाएगा टूर्नामेंट नहीं। मेरा तो स्पष्ट मानना है और निश्चित तौर पर पाकिस्तान में लोग सुन ही रहे होंगे, नहीं तो काट के बाद में सुनेंगे, हैसियत हो तो बाहर हो के दिखाओ। औकात नहीं है तुम्हारी कि भारत के साथ या भारत के होने वाले मैच में या एशिया कप में या किसी भी कप में बिना खेले तुम्हारा जीवन चल पाए। आईपीएल से वैसे ही पाकिस्तानी खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं, भूखों मर रहे हैं, उनकी वो स्थिति नहीं है कि वो अपना जीवन उस तरह से जी पाएं जैसे इमरान खान या कहें तो शाहिद अफरीदी भी जैसे जीता था। अब उन्हें नहीं मिल रहे हैं उतने पैसे, उनकी मजबूरी है, वो रो के गा के कुछ भी करके मैच तो खेलेंगे ही खेलेंगे। वो कंगले हैं, उनसे ज्यादा इनकी औकात नहीं। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कटोरा लेके फिर चल दिए बाहर, कहां इस बार अमेरिका। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वहां के प्रधानमंत्री भी इस बार वो विदेश दौरे पर जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अगले हफ्ते अमेरिका न्यूयॉर्क। और इसमें पहली खबर तो यही थी कि आसिम मुनीर ने इस बार सोचा कि चलो मैं अपने प्रधानमंत्री को भी ले जाऊं यार, हर जगह मैं ही जाता हूं, तो वो इस बार अपने प्रधानमंत्री को साथ में लेकर के जा रहा है। और वहां पर देखिए इनकी मुलाकात जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप से होगी या नहीं होगी, लेकिन सऊदी अरब, यूके, इन देशों की भी यात्रा करके फिर ये वहां पहुंचेंगे और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का कार्यक्रम फिलहाल है, अभी ऐसी चर्चाएं हैं। पाकिस्तान का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। ये बैठक जो है 24-25 सितंबर के बीच हो सकती है। पाकिस्तान अमेरिका संबंधों में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जरूर होगा। ये ट्रंप ने अभी तक शहबाज शरीफ के साथ कोई मुलाकात नहीं की है, मौका ही नहीं हुआ। लंच पे भी बुलाया था व्हाइट हाउस में तो आसिम मुनीर को बुला लिया था, आसिम मुनीर ही परेड देखने के लिए वहां पर गया था। तो मुनीर तो बार बार अमेरिका का दौरा कर रहा है, ट्रंप शहबाज शरीफ बेचारे वो उनको कोई पूछता नहीं। सर वैसे इस जोड़ी में दुमचल्ला कौन है जो आज अमेरिका जो जाएंगे? जोड़ी है कि बॉस में और उसमें जोड़ी होती है क्या? सॉरी आसिम मुनीर जो वहाँ पर बॉस हैं और इसमें कुछ है नहीं, एक क्योंकि वो जनरल असेंबली का मौका है तो इसलिए प्रधानमंत्री जनरल को साथ ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं, जनरल प्रधानमंत्री जी को साथ ले। जनरल असेंबली में भी बोलने देगा शहबाज शरीफ को या नहीं? बहुत संभावना नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जनरल नहीं बोलते तो इसलिए ये मौका मिल जाएगा उनको कि वहाँ पर बोले। और ये जनरल पूरी तरह से ही कमांड वहाँ पर है, मतलब एक औपचारिक तौर पर सत्ता पलट नहीं हुई है। बाकी तो सत्ता आसिम मुनीर के पास ही है और वही सब कुछ काम देख रहे हैं किस तरह से करना है। अमेरिका से लगातार इंटरेक्शंस ये क्या बता रहे हैं ट्रंप के साथ? खासकर ट्रंप के साथ इंटरेक्शन ये बता रहे हैं कि भाई वो चाहते हैं कि एक सेफ कुछ बना रहे रास्ता। कई बार होता है ना कि आप किसी की आड़ में बैठे रहते हैं तो थोड़ा सा भरोसा रहता है कि भाई कुछ एकदम ही कुछ नहीं हो जाएगा। तो अब तो माय फ्रेंड नरेंद्र हो गया है तो कुछ तो भी वो कहेंगे उसका असर दिखेगा, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं देखिए प्रभु वापस भी लौटना है। देखिए शरणागत का है ना, रक्षा करना धर्म होता है। अच्छा मिलेंगे तो मुनीर साहब ही ट्रंप साहब से, जब बैठक के बाद मुनीर साहब निकलेंगे तो कहेंगे साहब शरीफ साहब बाहर बैठे, एक फोटो ले लो, उनका अंदर बुला के ले आता हूँ। तो फिर वो शरीफ साहब को अंदर बुलाएंगे, एक फोटो खिंचवा देंगे साथ में, वो कह देंगे कि शरीफ साहब की मुलाकात करा दी। मुनीर इस समय पाकिस्तान को चला रहे हैं, मुनीर साहब ही सारे पाकिस्तान के निर्णय ले रहे हैं।
और वहां भी मुनीर साहब जो चाहेंगे वही होगा। वहां शरीफ साहब जरूर बोलेंगे यूएन असेंबली में, लेकिन जो लिख के मुनीर साहब देंगे और जो अप्रूव करके देंगे वही बात वहां पर शरीफ साहब को करनी पड़ेगी। जितनी तारीफ या रिश्तों की गर्माहट ट्रंप पाकिस्तान के साथ दिखा चुके हैं, खासकर मुनीर को जो व्हाइट हाउस में बुला करके, मैं फिर वही पूछ रहा हूँ कि अब तो जब वो भारत के साथ, प्रधानमंत्री के साथ ऐसे क्लोज संबंध दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, तो यहाँ भी तो कुछ दिखाना पड़ेगा उनको। हमारी सेंसिटिविटी का ख्याल रखना चाहिए। ट्रंप साहब दोनों गेंदें एक साथ अपने दोनों हाथों में रखेंगे। वो मतलब भारत के साथ अपनी गर्मजोशी दिखाएंगे, सब करेंगे, लेकिन वो मुनीर को, पाकिस्तान को अपने साथ रखेंगे। अच्छा, क्योंकि वो उनकी एक रणनीति का हिस्सा है। और कभी भी अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, पहले तो ये होता था कि अमेरिकन राष्ट्रपति भारत और पाकिस्तान की यात्रा एक साथ करते थे। पहले नई दिल्ली आते थे, फिर इस्लामाबाद जाते थे, कई बार इस्लामाबाद पहले आते थे, फिर वहां दिल्ली आते थे। ये तो बराक ओबामा, जॉर्ज बुश, सबके सामने ऐसा हुआ है। तो अब ट्रंप साहब तो खैर ऐसा नहीं किए, लेकिन अभी वो पाकिस्तान को अपने साथ रखेंगे, भारत के साथ रिश्ते बनाते रहेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहेंगे पाकिस्तान हमें भी टच ही नहीं होना चाहिए अगर वो अपने संबंध रखते हैं। ये तो हर देश का अधिकार है ना। हम भी तो चीन से दोस्ती कर रहे हैं, रूस से कर रहे हैं और ट्रंप से भी कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है।